हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी टॉपिक रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। एंड आई एम टेलिंग यू दिस क्लास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये पूरी क्लास मेरे साथ बैठ के पढ़ ली, समझ ली, तो आप 100% एग्ज़ाम के लिए, इस चैप्टर के लिए तो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आज के MCQs के लिए ऐसे क्वेश्चंस कंबाइन किए हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स बिटवीन टू पर्सन्स नेसेसरली इम्प्लाइज पार्टनरशिप। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि दो लोग अगर ग्रॉस रिटर्न्स शेयर कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप में है वो? तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको मैं बताऊंगी, वो समझो। देखो, ग्रॉस रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? ग्रॉस रिटर्न्स का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, खर्चा काटने से पहले के, ठीक है। और प्रॉफिट्स क्या है? प्रॉफिट्स हैं एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है वो, है ना। तो क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ है वो है नेसेसरली इम्प्लाइज पार्टनरशिप, यानी क्या हर केस में बिना किसी और कंडीशन के पार्टनरशिप मान ली जाएगी? सो ये क्वेश्चन में आपको मेन मुद्दा है, ठीक है। फिलहाल तो जो आंसर हमारे पास रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, नेवर। अब ज़रा समझो। देखो, लॉ का एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स डज नॉट बाय इटसेल्फ क्रिएट पार्टनरशिप। एक्ट क्लियरली बोलता है कि शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू इस्टेब्लिश पार्टनरशिप। इसका मतलब अगर दो लोग सिर्फ सेल्स अमाउंट को शेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप नहीं बन जाती है, ठीक है। पार्टनरशिप का रियल टेस्ट क्या है? पार्टनरशिप का रियल टेस्ट है अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही म्यूचुअल एजेंसी होता है। अ पार्टनर कैन बाइंड द फर्म। फर्म के एक्ट्स के लिए सब पार्टनर्स लायबल होते हैं। सिर्फ पैसा बांटना पार्टनरशिप नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो ए और बी एक मॉल से स्पेस ओन करते हैं। मॉल का स्पेस है, वहाँ वो उनके मालिक है ए और बी। वो उस स्पेस को एक शोरूम को रेंट पर दे रहे हैं। अब अग्रीमेंट ये हुआ उन दोनों के बीच में कि हम टोटल सेल्स का 10% शेयर करेंगे। अब क्या ए और बी पार्टनर हो गए शोरूम के बिजनेस में? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं, वो एजेंट्स नहीं हैं। सिर्फ ग्रॉस रेवेन्यू का परसेंटेज मिल रहा है उनको, इसलिए ग्रॉस रिटर्न शेयरिंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप, ठीक है। अब ये जो हमें बाकी ऑप्शंस दिए थे, अब जैसे इन्होंने ऑलवेज बोला है ऑप्शन ए में, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लॉ खुद बोलता है कि ग्रॉस रिटर्न शेयरिंग से पार्टनरशिप प्रूव नहीं होती है। फिर ऑप्शन सी बोल रहा था ओनली इफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट। सो देखो केयरफुली, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछ रहा था कि शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न नेसेसरली इम्प्लाइज पार्टनरशिप। ही इज आस्किंग, क्वेश्चन इज आस्किंग, सो अगर म्यूचुअल एजेंसी भी हो फिर भी पार्टनरशिप का बेस सिर्फ ग्रॉस रिटर्न शेयर करना नहीं होता। ग्रॉस रिटर्न शेयरिंग एक इररेलेवेंट फैक्टर है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका गलत है। और ऑप्शन डी आपको बोल रहा था ओनली इफ बिजनेस इज रजिस्टर्ड। सो रजिस्ट्रेशन का पार्टनरशिप एग्जिस्ट होने से कोई लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रोसीजरल डिसेबिलिटी रिमूव करता है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन से क्रिएट नहीं होती है, इसलिए ये कम्प्लीटली इररेलेवेंट है, ठीक है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेवर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमें पूछ रहा है, अ फर्म इज़ अनरजिस्टर्ड, इट कैन फाइल अ सूट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट पर बेस्ड है। सिचुएशन क्या है कि जो फर्म है वो कैसी है? अनरजिस्टर्ड है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस टाइप का सूट फाइल कर सकता है। इट कैन फाइल अ सूट, कैसा कर सकता है? यानी क्या अनरजिस्टर्ड फर्म कोर्ट जा सकती है? अगर हाँ तो किस टाइप के केस में जा सकती है? सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन 69 के रिलेटेड है, ठीक है। तो गिवन ऑप्शंस में से आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अगेंस्ट पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन। अब ज़रा इसका मतलब समझो।
सेक्शन 69 का बेसिक रूल क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर अनरजिस्टर्ड फर्म को कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। स्पेसिफिकली अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय एन अनरजिस्टर्ड फर्म। इसका मतलब अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब ज़रा हम ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा था अगेंस्ट थर्ड पार्टी टू रिकवर डेट। सो डेट रिकवर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, फर्म ने गुड्स बेचे, पेमेंट नहीं मिला, अब वो पैसा रिकवर करना चाहती है, ये क्लियरली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, अनरजिस्टर्ड फर्म को अलाउड नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर डैमेजेस। अगर डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए क्लेम किए जा रहे हैं तब भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट इन्फोर्समेंट है, इसलिए ये भी बैड है। ठीक है, फिर डी ऑप्शन बोल रहा था फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ये तो डायरेक्ट सेक्शन 69 का प्रोहिबिशन है, तो ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अगेंस्ट पार्टनर फॉर डेसोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स सूट फाइल कर सकते हैं डेसोल्यूशन के लिए, अकाउंट्स के लिए, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। ये इंटरनल मैटर्स हैं। लॉ ने कहा है रजिस्ट्रेशन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट के लिए कंपलसरी है, लेकिन पार्टनर्स के बीच के डिस्प्यूट्स के लिए नहीं, इसलिए डेसोल्यूशन का सूट अलाउड है। ठीक है, याद रखना है आपने, रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या होता है? पब्लिक को इन्फॉर्म करना कौन पार्टनर है, फर्म का नाम क्या है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम अलाउड नहीं है, क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड ही नहीं है। बट इंटरनल डिस्प्यूट्स में वो तो प्राइवेट मैटर है, इसीलिए अलाउड है। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। मान लो ABC ने फर्म बनाई, रजिस्टर नहीं कराई पर उन लोगों ने, अब A और B चाहते हैं कि फर्म डिज़ोल्व हो जाए, तो C जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है। अब क्या A और B कोर्ट में जा सकते हैं? यस, क्योंकि ये एक इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर वो कस्टमर X से पैसा रिकवर करना चाहते हैं तब जा सकते हैं, तब नहीं जा सकते। ठीक है, सो कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू, सो दिस इज़ रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। याद रखनी एक चीज़ आपने कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर रप्चर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमें पूछ रहा है, इफ़ अ पार्टनर इज़ एजुकेटेड इंसॉल्वेंट डेसोल्यूशन अकर्स। सिचुएशन क्या है कि एक पार्टनर कोर्ट द्वारा एजुकेटेड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब सवाल है कि क्या फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी या क्या डेसोल्यूशन डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। सो ये क्वेश्चन डेसोल्यूशन के मोड पर बेस्ड है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनलेस देयर इज़ अग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी। अब ज़रा एक कारण समझो इसका। लॉ के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर कॉजेज डेसोल्यूशन अनलेस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर दैट फर्म शैल कंटिन्यू। सो ये डिफ़ॉल्ट रूल है, मतलब अगर डीड साइलेंट है तो डेसोल्यूशन होगा, अगर डीड में क्लॉज है कि फर्म कंटिन्यू करेगी तो डेसोल्यूशन नहीं होगा। वाई? क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है? अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज वो कर नहीं सकता, फाइनेंशियली इनकेपेबल हो जाता है, बिजनेस रिस्क क्रिएट कर देता है, इसलिए लॉ प्रिज्यूम करता है कि डेसोल्यूशन हो। बट पार्टनरशिप इज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन। अगर पार्टनर ने पहले डिसाइड किया है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी फर्म कंटिन्यू करेगी तो लॉ उनकी एग्रीमेंट एक्सेप्ट रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा था ऑटोमेटिकली इन ऑल केसेस, सो ये गलत है, एग्रीमेंट हो तो डेसोल्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन बी बोल रहे हैं ओनली इफ पार्टनरशिप एट विल। सो इंसॉल्वेंसी का रिलेशन पार्टनरशिप एट विल से नहीं है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया है आपको। और ऑप्शन डी बोल रहा था ओनली बाय द कोर्ट ऑर्डर। सो कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, इंसॉल्वेंसी एजुकेशन ही सफिशिएंट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आपको पूछ रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अ पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है
तो क्या होगा, मतलब डिफ़ॉल्ट राइट्स क्या होंगे और कौन सा राइट डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं शेयर प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंडेमनिटी फॉर एक्सपेंसेस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अगर डीड साइलेंट है तो लॉ कुछ डिफ़ॉल्ट रूल प्रोवाइड करता है, जैसे कि इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, नो रेम्यूनरेशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट 6% पर एनम और इंडेमनिटी फॉर एक्सपेंसेस इन ऑर्डिनरी कोर्सेज, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब ज़रा बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं वो गलत क्यों है। ऑप्शन ए बोल रहा था शेयर प्रॉफिट्स, तो ये तो डिफ़ॉल्ट रूल है, प्रॉफिट इक्वली शेयर होंगे, ये तो एंटाइटलमेंट है ही इनके पास। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, सो अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है कैपिटल से अलग तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, ये भी एंटाइटलमेंट है। फिर डी बोल रहा था इंडेमनिटी फॉर एक्सपेंसेस, सो पार्टनर को इंडेमनिटी मिलेगी, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस, इमरजेंसी एक्ट, फर्म के प्रोटेक्शन के लिए किया गया एक्ट है ये, सो ये भी आपकी एंटाइटलमेंट है। बाकी बस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा, तो डिफ़ॉल्ट रूल तो ये कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में मेंशन नहीं किया है तो कोई पार्टनर इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकता, इसलिए यही आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कैपिटल और लोन के नाम से ना ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैपिटल मतलब पार्टनर का इन्वेस्टेड अमाउंट और लोन है एडिशनल अमाउंट लेंट टू द फर्म। सो कैपिटल पर इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेगा, पर लोन पर इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट में 6% होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या पूछ रहा है, वेयर अ पार्टनर डिराइव सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म, रेमेडीज अवेलेबल टू फर्म इज, मतलब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सिचुएशन ये है कि एक पार्टनर ने फर्म के ट्रांजैक्शन से सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, मतलब फर्म को बताए बिना पर्सनल बेनिफिट के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि फर्म का लीगल रेमेडी क्या होगा, एक्सपल्शन होगा, सूट फॉर डैमेजेस ओनली, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मैंडेटरी होगा। तो सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट। अब आप ज़रा कोर प्रिंसिपल क्या है वो समझो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या है, पार्टनरशिप रिलेशनशिप क्या है वो समझो। देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होती है, गुड फेथ, अटमोस्ट ऑनेस्टी, नो सीक्रेट बेनिफिट। तो लॉ बोलता है कि अ पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर एनी प्राइवेट प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस, फर्म्स बिजनेस। अगर पार्टनर ने कमीशन, डिस्काउंट, सीक्रेट मार्जिन ले लिया तो वो फर्म का होगा। तो इसकी रेमेडी क्या है ना कि फर्म उस पार्टनर को कंपेल करेगी सीक्रेट प्रॉफिट रिटर्न करो, यही रिकवरी ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। सो जो ऑप्शन ए आपको बोल रहा था एक्सपल्जन, सो एक्सपल्जन तब पॉसिबल है जब डीड अलाउ करे और सीक्रेट प्रॉफिट का प्राइमरी रेमेडी एक्सपल्जन नहीं है। बी बोल रहा था सूट फॉर डैमेजेस ओनली, सो डैमेजेस सेकेंडरी हो सकता है बट मेन रेमेडी है प्रॉफिट की रिकवरी। डी ऑप्शन बोल रहा है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मैंडेटरी, सो हर ब्रीच क्रिमिनल नहीं होता, ये सिविल ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी है, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो फर्म ने सप्लायर से माल खरीदा, पार्टनर ने सप्लायर से 50,000 का सीक्रेट कमीशन ले लिया, वो 50,000 किसका है, वो फर्म का है, पार्टनर का नहीं। तो याद आपने रखनी है कि इफ़ देर इज़ एनी सीक्रेट प्रॉफिट यू हैव टू रिटर्न इट टू द फर्म, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें बोल रहा है अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी टू कॉम्प्रोमाइज़ अ क्लेम ऑफ फर्म्स। सो ये क्वेश्चन इम्प्लाइड अथॉरिटी पर बेस्ड है, क्या एक पार्टनर फर्म के क्लेम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, यानी क्या वो सेटलमेंट कर सकता है विदाउट आस्किंग अदर्स, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपको दिया है इन ट्रेडिंग फर्म ओनली, इन नॉन ट्रेडिंग फर्म ओनली, इफ़ डन इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस या नेवर विदाउट कंसेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इफ़ डन इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ज़रा समझो, पार्टनर कौन है, पार्टनर है फर्म का एजेंट, वो वही एक्ट्स कर सकता है जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। अगर फर्म ट्रेडिंग फर्म है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नॉर्मल हो सकता है, बट अगर अनयूजुअल एक्ट है तो अथॉरिटी नहीं होगी। सो टेस्ट क्या है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा था इन ट्रेडिंग फर्म ओनली, सो नॉट ऑलवेज, इवन नॉन ट्रेडिंग फर्म में अगर यूजुअल है तो अलाउड है। इन नॉन ट्रेडिंग फर्म्स ओनली, ये तो बिल्कुल गलत है। डी बोल रहा था नेवर विदाउट कंसेंट, सो ये भी गलत है, हर एक्ट के लिए एक्सप्रेस कंसेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो एग्जामिनर जो होता है ना ट्रेडिंग वर्सेस नॉन ट्रेडिंग में कंफ्यूज करता है। रियल टेस्ट क्या है कि आपने बिजनेस का नेचर देखना है और यूजुअल प्रैक्टिस देखनी है आपने, ठीक है।
आपने याद रखनी है एक चीज़ कि अथॉरिटी फॉलोज बिजनेस कस्टम। ऑल राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डेजोल्यूशन बाय कोर्ट। क्या मतलब है क्वेश्चन का? सो एक क्वेश्चन डेजोल्यूशन बाय कोर्ट के ग्राउंड्स पूछ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन कोर्ट डेजोल्यूशन का ग्राउंड नहीं है। ऑप्शन दिया है आपको, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स मिसकंडक्ट, कंटिन्यूअस लॉसेज या म्यूचुअल कंसेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यूचुअल कंसेंट। देखो डेजोल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है बाय अग्रीमेंट, एक डेजोल्यूशन होता है कंपल्सरी, एक होता है बाय नोटिस, एक होता है बाय द हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसी, और एक आता है बाय द लॉ, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि कोर्ट डेजोल्यूशन का ग्राउंड क्या नहीं है, नॉट अ ग्राउंड। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको। तो ग्राउंड बाय कोर्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, कंटिन्यूअस लॉसेज, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ठीक है, तो अब आप ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, सो ये तो वैलिड ग्राउंड है। पार्टनर्स मिसकंडक्ट, ये भी वैलिड ग्राउंड है। कंटिन्यूअस लॉसेस, ये भी वैलिड ग्राउंड है। म्यूचुअल कंसेंट जो है ये सही आंसर है, क्योंकि ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन होता है बट कोर्ट के थ्रू नहीं, वो अग्रीमेंट बेस्ड डिसोल्यूशन है, इसलिए नॉट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, सो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर सिर्फ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन लिखा हुआ होता तो आंसर अलग हो सकता था। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8 is asking liability of estate of deceased partner continues। मतलब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सिचुएशन क्या है कि एक पार्टनर की डेथ हो गई है। अब सवाल है कि उसका इस्टेट यानी लीगल हेयर की प्रॉपर्टी की लायबिलिटी कब तक रहेगी। क्या फ्यूचर एक्ट्स के लिए भी लायबल होगा या सिर्फ पास्ट एक्ट्स के लिए? ऑप्शन में आपको बोल रहे हैं फॉर ऑल फ्यूचर एक्ट्स, अंटिल पब्लिक नोटिस, फॉर एक्ट्स डन बिफोर डेथ, या फॉर 1 ईयर आफ्टर डेथ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर एक्ट्स डन बिफोर डेथ। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, डेथ के बाद पार्टनर का रिलेशनशिप फर्म से ख़त्म हो जाता है, इसलिए जो काम डेथ से पहले किए गए उनकी लायबिलिटी स्टेट बियर करेगा। डेथ के बाद के एक्ट्स के लिए स्टेट लायबल नहीं होगा। पब्लिक नोटिस का कंसेप्ट रिटायरमेंट पर अप्लाई होता है, डेथ पर नहीं। ठीक है, अब ज़रा बाकी ऑप्शंस को देखते हैं वो क्यों नहीं है। ए बोल रहा था फॉर ऑल फ्यूचर एक्ट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। फ्यूचर मर ही गया बेचारा, तो फ्यूचर क्या है? अंटिल पब्लिक नोटिस, रिटायरमेंट में रेलिवेंट है ये बट डेथ में नहीं। फॉर 1 ईयर आफ्टर डेथ, तो एक्ट में ऐसा कोई 1 ईयर रूल नहीं होता। ठीक है, सो आपने याद रखनी है एक लाइन कि डेथ कट्स एजेंसी इंस्टेंटली। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें पूछ रहे हैं इफ़ अ माइनर बिकम्स मेजर एंड इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, हिज लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म प्रायर टू मेजॉरिटी बिकम्स। मतलब माइनर को बेनिफिट में एडमिट किया गया था, अब वो मेजर हो गया और उसने चूज़ किया कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा। अब सवाल ये है कि पास्ट एक्ट्स के लिए उसकी लायबिलिटी क्या होगी। ए बोल रहा है लिमिटेड होगी, फिर बोल रहे हैं अनलिमिटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिवली ओनली, या फिर नील। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। देखो माइनर जब तक माइनर है पर्सनल लायबिलिटी उसकी होती नहीं है, सिर्फ शेयर लायबल होता है, लेकिन जब वो मेजर होकर इलेक्ट करता है पार्टनर बनना तो उसकी लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव हो जाती है। मतलब माइनर पीरियड के एक्ट्स के लिए भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ये एक डेंजरस प्रोविज़न है। ठीक है, सो कई बार हम सोचते हैं कि प्रोस्पेक्टिव ओनली होगा, लेकिन ये नहीं है। इलेक्शन करते ही लायबिलिटी बैकडेट हो जाती है। तो आपने याद रखना है कि इलेक्शन मेक्स हिम लायबल फॉर इंसेप्शन ऑल्सो। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एक्सटेंड टू, मतलब कौन सा एक्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर अलाउड नहीं है। सो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? यूजुअल बिजनेस एक्ट्स। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ओपनिंग बैंक अकाउंट, हायरिंग अकाउंटेंट, एडमिटिंग लायबिलिटी इन सूट, या ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, इम्प्लाइड अथॉरिटी इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, हायरिंग एम्प्लॉइज, ओपनिंग बैंक अकाउंट, but it does not include transferring immovable property, submitting dispute to arbitration या admitting liability in suit. So immovable property transfer serious act है, एक्सप्रेस कंसेंट रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नीड्स एक्सप्लिसिट अथॉरिटी, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब फर्म ने सूट फाइल किया जब वो अनरजिस्टर्ड थी, बाद में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो क्या वो सूट वैलिड हो जाएगा? यही बोल रहे हैं ना आपको, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए बोल रहा है वैलिडेट्स अर्लियर सूट, हैज़ नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स फर्म, या कन्वर्ट फर्म इनटू एलएलपी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैज़ नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखो, रजिस्ट्रेशन लेटर करने से अर्लियर फाइल्ड डिफेक्टिव सूट क्योर नहीं होता, फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है। लेट रजिस्ट्रेशन कैन नॉट क्योर पास्ट डिफेक्ट, ओके। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 में हमें पूछ रहे हैं, इफ़ द बिजनेस इज कैरिड इन फर्म नेम आफ्टर डिसोल्यूशन विदाउट पब्लिक नोटिस, partners are liable to third parties jointly only, severally only, jointly and severally, या not liable। हिंदी में समझाती हूँ आपको। फर्म डिज़ोल्व हो गई, पब्लिक नोटिस दिया नहीं, बिजनेस कंटिन्यू होता रहा, अब लाइबिलिटी कहते क्या होगी? तो लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी जॉइंटली एंड सेवरली। सो पब्लिक नोटिस नहीं दिया मतलब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि इनका डेजोल्यूशन हो गया। लॉ प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टी को, इसीलिए ऑल पार्टनर्स रिमेन जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ठीक है। सो इफ देर इज नो नोटिस देर विल बी नो इस्केप, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहे हैं अ पार्टनर में ट्रांसफ़र हिज शेयर, मतलब क्या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो हाँ, कर सकता है, लेकिन क्या ट्रांसफ़र ही पार्टनर बन जाता है? तो ये ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। मेकिंग ट्रांसफ़र ही पार्टनर ऑटोमेटिकली, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, गिविंग ट्रांसफ़र ही मैनेजमेंट राइट, या ओनली आफ्टर डेजोल्यूशन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब पार्टनर अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, बट ट्रांसफ़र ही ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनेगा और मैनेजमेंट राइट भी उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ठीक है। सो शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बट स्टेटस कैन नॉट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछ रहे हैं राइट ऑफ लेन ऑफ पार्टनर इज़ एक्सरसाइजेबल। सो पार्टनर का लेन राइट कब यूज़ होता है? लेन का मतलब होता है होल्ड प्रॉपर्टी अंटिल पेमेंट। तो ऑप्शंस में से सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू फ्रॉम फर्म। देखो, लेन अराइजेज आफ्टर डेजोल्यूशन व्हेन पार्टनर का बैलेंस ड्यू होता है, सो वो फर्म प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है पेमेंट तक, नॉट फॉर पर्सनल डेट, नॉट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है। सो लेन प्रोटेक्ट पार्टनर्स अनपेड बैलेंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें पूछ रहे हैं इफ़ अ फर्म कैरीज ऑन बिजनेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पार्टनरशिप बिकम्स वॉइडेबल, इलीगल, वैलिड बट इन्फोर्सेबल, या सस्पेंडेड। मतलब फर्म इलीगल बिजनेस कर रही है, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड वगैरह वगैरह, तो पूछ रहे हैं आपको कि अब उसका स्टेटस क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलीगल ही होगा। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। इलीगल बिजनेस मतलब इलीगल पार्टनरशिप, कोर्ट एनफोर्स इसे नहीं करेगा, पार्टनर म्यूचुअल रेमेडीज भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलीगल बिजनेस, इलीगल ऑब्जेक्ट किल्स द फर्म, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट।
सो यहाँ कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है आपका मेजॉरिटी रूल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में नॉर्मली डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? क्या मेजॉरिटी से हर चीज़ डिसाइड हो सकती है, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके लिए सबका कंसेंट लेना ज़रूरी है? तो आपके पास क्या ऑप्शन में पूछ रहे हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, एडमिशन ऑफ एम्प्लॉय, या रूटीन परचेज। तो सही आंसर ऑप्शन बी, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। देखो ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ऑर्डिनरी मैटर्स में मेजॉरिटी से डिसाइड कर सकते हो, बट अगर फंडामेंटल मैटर्स हैं तो अनएनोनिमस कंसेंट चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी मैटर है या फंडामेंटल मैटर है? सो ये एक फंडामेंटल मैटर है। फॉर एग्जांपल, फर्म टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही है, मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे कि अब ना हम केमिकल फैक्ट्री चलाएंगे, तो क्या मिनॉरिटी को फोर्स किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होते हैं। नेचर चेंज करना मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इसलिए अनएनोनिमस कंसेंट चाहिए होता है। बाकी जो ऑप्शन ए बोल रहा था ना आपको, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स, सो ये मेजॉरिटी डिसाइड कर सकती है। सी पूछ रहा था एडमिशन ऑफ एम्प्लॉय, ये ऑर्डिनरी मैनेजमेंट मैटर है। और डी बोल रहा था रूटीन परचेज, सो ये डेली बिजनेस का डिसीजन है। ठीक है, सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मेजॉरिटी रन्स द बिजनेस बट कैन नॉट चेंज इट्स सोल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं? ये हमें पूछ रहा है अ स्लीपिंग पार्टनर इज़ लाइबल टू थर्ड पार्टी इवन इफ हिज नेम इज़ नॉट नोन, ही नेवर पार्टिसिपेट्स इन बिजनेस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन। देखो स्लीपिंग पार्टनर बोल रहे हैं ना, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या है? मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और पब्लिक को पता भी नहीं है। अब सवाल ये है, क्या वो फिर भी लायबल होगा? तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसका नाम भी नहीं पता और उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, है ना। सो स्लीपिंग पार्टनर भी पार्टनर ही होता है। लॉ बोलता है कि एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म। लायबिलिटी का बेस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, नॉट पब्लिक नॉलेज। इसलिए चाहे नाम डिस्क्लोज हो या नहीं हो, चाहे पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, फिर भी लायबिलिटी तो लगेगी। मान लो एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, फर्म ने लोन लिया, स्लीपिंग पार्टनर को पता भी नहीं है, फिर भी क्रेडिटर उससे रिकवर कर सकता है। ठीक है, सो स्लीपिंग पार्टनर में स्लीप बट लायबिलिटी इज नेवर स्लीप। ओके, सो दोनों लाइन सही रहेंगी आपकी। नाउ 18th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं पार्टनरशिप एट विल कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन डीड इज ओरल, नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड एंड नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर्म इज रजिस्टर्ड, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल। हिंदी में समझाती हूँ। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं और कोई टर्मिनेशन का कोई स्पेसिफिक क्लॉज भी नहीं होता। ठीक है, तो इट कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब एग्जिस्ट कर सकती है? ये तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड एंड नो प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगर डीड में ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, टर्मिनेशन क्लॉज नहीं है, तब पार्टनरशिप एट विल होता है। अगर ड्यूरेशन फिक्स है, नॉट एट विल, अगर डिसोल्यूशन मोड डिफाइंड है तो नॉट एट विल। ठीक है, सो नो टर्म्स नो कंडीशन में पार्टनरशिप एट विल रहेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन पूछ रहा है अ पार्टनर एक्टिंग बियॉन्ड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म इफ, मतलब पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी क्या कर ली? एक्सीड कर ली। ये बोल रहे हैं बियॉन्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी से आगे चला गया। अब क्या फर्म बाइंड होगी? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, है ना। अब आपको ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं? एक्ट रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स, थर्ड पार्टी अनअवेयर ऑफ लिमिटेशन, बोथ ए एंड बी, या नन। तो दोनों लाइनें सही हैं। ये एक्ट रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स भी, और बोथ थर्ड पार्टी अनअवेयर ऑफ लिमिटेशंस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। देखो दो सिचुएशन में फॉर्म बाइंड हो सकती है। पहला होता है रेटिफिकेशन, अगर बाकी पार्टनर्स अप्रूव कर दें तो एक्ट वैलिड हो जाता है। और दूसरा होता है थर्ड पार्टी अनअवेयर ऑफ लिमिटेशन। सो अगर एक्ट यूजुअली बिजनेस में आता है और थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शंस का पता नहीं है तो फॉर्म बाउंड होगी। ठीक है, सो आपने एक चीज़ लाइन याद रखनी कि रेटिफिकेशन हील्स, इग्नोरेंस प्रोटेक्ट्स द थर्ड पार्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये हमें पूछ रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट डज नॉट अप्लाइज टू। सो पहले ये जानते हैं कि होल्डिंग आउट का क्या मतलब होता है।
कोई खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट करे या अलाउ करे अपने आप को रिप्रेजेंट होने देना, तो लायबिलिटी लगती है। अब पूछा ये जा रहा है कि किस पर अप्लाई नहीं होती, नॉट अप्लाई टू, किस पे नहीं होती, माइनर पे नहीं होती, रिटायर्ड पार्टनर विदाउट नोटिस, पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज पार्टनर, या डिसीज पार्टनर्स लीगल हेयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइनर। सो माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है ओनली फॉर बेनिफिट्स। लॉ हमेशा माइनर को प्रोटेक्ट करता है, माइनर को होल्डिंग आउट से लायबल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बाकी ये जो रिटायर्ड पार्टनर विदाउट नोटिस है ना, ये भी लायबल है, और ये पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज पार्टनर ही इज़ ऑल्सो लायबल, और डिसीज पार्टनर का लीगल हेयर ही इज़ ऑल्सो लायबल, ठीक है। सो अब ये देखो आप, मतलब होता तो इसमें भी लायबल नहीं है, पर डॉक्ट्राइन जो है ना, ये बेसिकली माइनर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। माइनर को हमेशा ही लॉ प्रोटेक्ट करता है। सो आपने याद रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट पनिशेस रिप्रेजेंटेशन बट लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रेफरेबल। नाउ क्वेश्चन 21 में पूछ रहे हैं हमें, ए रिटायर्स विदाउट पब्लिक नोटिस, बिना नोटिस दिए रिटायर हो गया। अब हुआ क्या, फर्म बोरोज इन ऑर्डिनरी कोर्स फ्रॉम थर्ड पार्टी अनअवेयर ऑफ द रिटायरमेंट। अब ए इज नॉट लायबल, लायबल ओनली टू कैपिटल एक्सटेंट, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, या लायबल ओनली फर्म रजिस्टर्ड। अब सिचुएशन ये हुई कि पार्टनर ए रिटायर हो गया, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं। बाद में फर्म ने लोन लिया, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि ए रिटायर हो चुका है, उसको लगा कि ए अभी भी पार्टी का ही हिस्सा है, पार्टनरशिप का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि ए लायबल होगा कि नहीं होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। देखो, रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग होता है। रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है, डेथ में नहीं ज़रूरी है। लॉ बोलता है कि a retired partner continues to be liable to the third party until public notice is given. So यहाँ लोन ऑर्डिनरी कोर्स में लिया गया था, थर्ड पार्टी अनअवेयर था, इसलिए ए अभी भी लायबल रहेगा। और लायबिलिटी का नेचर कैसा रहेगा, जॉइंट एंड सेवरल। सो क्रेडिटर किसी एक से भी पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो इफ़ देर इज़ नो पब्लिक नोटिस यू वॉन्ट बी प्रोटेक्टेड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये हमें पूछ रहा है, पार्टनर प्लेजेस फर्म गुड फॉर पर्सनल डेट, क्रेडिटर न्यू गुड्स बिलोंग टू फर्म, नाउ द फर्म इज बाउंड, नॉट बाउंड, बाउंड इफ ट्रेडिंग फर्म, या पार्शली बाउंड। तो अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पार्टनर ने फर्म के माल अपने पर्सनल लोन के लिए गिरवी रख दिया, ठीक है। अब क्रेडिटर को पता था कि गुड फर्म के हैं, अब पूछ रहे हैं कि फर्म बाउंड होगी कि नहीं होगी। तो सही आंसर है नॉट बाउंड, फर्म बाउंड नहीं होगी। देखो, इम्प्लाइड अथॉरिटी सिर्फ फर्म के बिजनेस के लिए होती है, पर्सनल डेट के लिए अथॉरिटी नहीं होती, स्पेशली जब क्रेडिटर को पता होता है कि गुड्स फर्म के हैं। लॉ प्रोटेक्ट करता है फिर ऐसी सिचुएशन में फर्म को। अगर क्रेडिटर गुड फेथ में होता और अनअवेयर होता तब सिचुएशन अलग होती, बट यहाँ क्रेडिटर को नॉलेज है, पता उसे सब कुछ है, इसलिए फर्म बाउंड नहीं होगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 23 में हमें पूछ रहे हैं, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स फेल टू गिव नोटिस आफ्टर मेजॉरिटी, ही बिकम्स व्हाट। अगेन अब क्या हुआ, माइनर जो है वो मेजर हो गया है, उसको 6 महीने के अंदर डिसाइड करना था कि पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। उसने नोटिस नहीं दिया, तो कहते हैं अब क्या होगा, पार्टनर्स फ्रॉम मेजॉरिटी, पार्टनर फ्रॉम ओरिजिनल एडमिशन, लायबल ओनली फॉर फ्यूचर एक्ट्स, या नॉट लायबल फॉर पास्ट एक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पार्टनर फ्रॉम ओरिजिनल एडमिशन। लॉ बोलता है कि माइनर के मेजॉरिटी के बाद 6 महीने के अंदर नोटिस देना होता है। अगर नोटिस नहीं दिया तो डीम टू हैव इलेक्टेड टू बिकम पार्टनर हो जाता है। और कब से पार्टनर माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ही वॉज ओरिजिनली एडमिटेड टू बेनिफिट्स, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, पीछे से चलेगा, ठीक है। और लायबिलिटी तब से ही अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। सो इफ देर इज अ साइलेंस आफ्टर मेजॉरिटी इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, ओके। सो पार्टनरशिप में थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है बेसिकली। नाउ 24 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कंटिन्यूस हैवी लॉसेस मेकिंग बिजनेस इम्प्रैक्टिकेबल इज ग्राउंड फॉर, मतलब बिजनेस लगातार हैवी लॉस में चल रहा है तो कंटिन्यू करना इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है, तो कहते हैं अब क्या होगा,
रिफ्यूज़ल फॉर डेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन बाय कोर्ट, एक्सपल्जन या रिसीवर ओनली। सही आंसर ऑप्शन बी, डेजोल्यूशन बाय कोर्ट। सो कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है फर्म को अगर बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस या स्पेसिफिक ग्राउंड है डेजोल्यूशन बाय कोर्ट का। ठीक है, एक्सपल्जन नहीं होगा, रिसीवर ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। ठीक है, सो बिजनेस सिंकिंग कंटिन्यूसली, देन कोर्ट कैन एंड इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पार्टनर सीक्रेटली अर्न्स कमीशन फ्रॉम सप्लायर। चुपके से कमीशन अर्न कर रहा है सप्लायर से, तो फर्म क्या कर सकती है? एक्सपेल हिम ऑटोमेटिकली, रिकवर सीक्रेट प्रॉफिट, डिसॉल्व कंपल्सरली या क्रिमिनल केस ओनली। तो देखो, पार्टनर ने सप्लायर से सीक्रेट कमीशन ले लिया, अब फर्म के पास क्या ऑप्शन है? फर्म के पास ऑप्शन है रिकवर सीक्रेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। अ पार्टनर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। अगर सीक्रेट कमीशन ले लिया तो फर्म का राइट है उस प्रॉफिट को रिकवर करे। एक्सपल्जन ऑटोमेटिक नहीं होता, क्रिमिनल केस मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी सिविल रेमेडी यही है कि उस प्रॉफिट को आप रिकवर कर लो। ठीक है, सो सीक्रेट कमीशन ऑलवेज बिलोंग्स टू द फर्म, नॉट टू द पार्टनर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डेथ ऑफ पार्टनर, agreement to continue exist, no public notice, now the estate liability is what? सिचुएशन समझो, पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है कि फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी। पब्लिक नोटिस इन लोगों ने दिया नहीं। अब सवाल ये है कि क्या डिसीज पार्टनर का इस्टेट फ्यूचर एक्ट्स के लिए लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सही आंसर है नॉट लायबल फॉर फ्यूचर एक्ट्स, नहीं रहेगा। देखो, दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको, रिटायरमेंट और डेथ को मिक्स नहीं करना। रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस ज़रूरी होता है, डेथ में पब्लिक नोटिस की ज़रूरी नहीं होती है लायबिलिटी से बचने के लिए। डेथ से क्या होता है कि एजेंसी रिलेशनशिप इंस्टेंटली ख़त्म हो जाता है। डेड पर्सन किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए डेथ के बाद के एक्ट्स के लिए स्टेट लायबल नहीं होता है। और एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, बट स्टेट फ्यूचर लायबिलिटी बियर नहीं करेगा। ठीक है, सो डेथ एंड्स एजेंसी इंस्टेंटली, देयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एनी नोटिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये पूछ रहा है पार्टनर इज नॉन ट्रेडिंग फर्म बोरोज विदाउट अथॉरिटी। पार्टनर क्या है? नॉन ट्रेडिंग फर्म का पार्टनर है, उसने बोरो कर लिया बिना अथॉरिटी के। अब ये पूछ रहे हैं थर्ड पार्टी बिलीव्स बोरोइंग यूजुअल, नाउ द फर्म इज, मतलब फर्म आपकी नॉन ट्रेडिंग फर्म थी, पार्टनर ने लोन ले लिया बिना अथॉरिटी के। थर्ड पार्टी जो बेचारी शरीफ है, उसको लगा बोरोइंग यूजुअल है, तो अब फर्म क्या होगी? बाउंड होगी, नहीं होगी, क्या होगा? सही आंसर है बाउंड नहीं होगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का टेस्ट क्या है? देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग फर्म में बोरोइंग यूजुअल होती है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग फर्म में बोरोइंग यूजुअल नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अगर नॉन ट्रेडिंग फर्म का पार्टनर लोन लेता है तो वो यूजुअल कोर्स में नहीं आता। थर्ड पार्टी का बिलीफ इररेलेवेंट है अगर एक्ट इनहेरेंटली अनयूजुअल है तो, इसलिए फर्म बाउंड नहीं होगी। सो आपने याद रखना है कि अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, नॉट ऑन द बिलीफ ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ये हमें पूछ रहा है पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, डीड इज साइलेंट, व्हाट विल बी द रिजल्ट? पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, डीड आपकी साइलेंट है, अब रिजल्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ऑटोमेटिक डेसोल्यूशन। देखो, डिफ़ॉल्ट रूल होते हैं कुछ। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के केस में फर्म डिसॉल्व हो जाती है अनलेस देयर इज़ एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी। यहाँ पर आपकी डी साइलेंट है, मतलब एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक डेसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये हमें पूछ रहा है न्यू पार्टनर एडमिटेड, नो सेक्रीफाइस अग्रीमेंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट? देखो, ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए।
अगर डीड में सेक्रीफाइसिंग रेशो ही मेंशन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होगा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोर्शनेट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हर पार्टनर का सेक्रीफाइस उसकी रिडक्शन के प्रोपोर्शन में कैलकुलेट होता है। इक्वल नहीं होगा जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल ना हो। ठीक है, कैपिटल रेशो नहीं सोचना क्योंकि ये इररिलेवेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछ रहा है पार्टनर ट्रांसफर एंटायर शेयर विदाउट कंसेंट। नाउ ट्रांसफर ही गेट व्हाट? पार्टनर ने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सारा ट्रांसफ़र कर सकता है, बट ट्रांसफर ही पार्टनर नहीं बनेगा, मैनेजमेंट राइट नहीं मिलेंगे, बुक इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर मिलेगा आप। ठीक है, उस केस में तो इसलिए यहाँ पर देखो ऑप्शंस में आपको बोला था मैनेजमेंट राइट ये भी नहीं होगा, इंस्पेक्शन राइट ये भी नहीं मिलेगा, पार्टनर स्टेटस भी नहीं मिलेगा, उसको बस क्या मिलेगा? राइट टू शेयर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ट्रांसफर गिव्स मनी राइट नॉट मैनेजमेंट राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 ये हमें बोल रहा है इन अ पार्टनरशिप एट विल वन पार्टनर गिव्स रिटन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। देखो पार्टनर एट विल डिसॉल्व होती है नोटिस की डेट पर, या अगर फ्यूचर डेट मेंशन है तो उस डेट पर। ऐसे केस में कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑन द डेट मेंशनड इन नोटिस। ओके, कोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 32 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अ पार्टनर कैरीज ऑन कंपीटिंग बिजनेस विदाउट कंसेंट ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ फर्म, अदर पार्टनर्स कैन डू व्हाट? सो देखो पार्टनर लॉ ये बोलता है कि पार्टनर कैन नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस विदाउट कंसेंट। अगर करता है तो अदर पार्टनर्स एंटाइटल टू क्लेम प्रॉफिट मेड फ्रॉम कंपीटिंग बिजनेस। ठीक है, सो इफ़ यू आर कंपीटिंग सीक्रेटली यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट आउट। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए भी यही बोल रहा है, क्लेम शेयर इन कंपीटिंग प्रॉफिट, यू हैव टू आस्क फॉर योर शेयर इन द प्रॉफिट दैट ही इज अर्निंग सीक्रेटली। ओके, नाउ 33 क्वेश्चन इसमें हमें पूछ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, नाउ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, नो देर इज़ नो फ्रेश अग्रीमेंट, फॉर्म विल डू व्हाट? देखो स्पेसिफिक पर्पस के कंप्लीट होते ही फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है अनलेस न्यू एग्रीमेंट बनाया जाए। तो यहाँ पर तो आपको बोला ही हुआ है कोई नया एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो इफ पर्पस इज ओवर partnership will be over. Now 34 a person represent another as a person another as person to third party who gives loan relying on it, now liability arises under। देखो अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है किसी को पार्टनर और थर्ड पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास कर लेती है तो लायबिलिटी अराइज होती है अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। ठीक है, रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मात्र रिप्रेजेंटेशन से और रिलायंस से आपकी होल्डिंग आउट की लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ना क्वेश्चन 35 ये हमें पूछ रहा है बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू चेंज इन लॉ, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अगर बिजनेस अनलॉफुल हो जाए लॉ के चेंज से तो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है, कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, सो इफ़ द लॉ इज़ प्रोहिबिटिंग द फर्म कैन नॉट एग्जिस्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 ये हमें पूछ रहा है परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट मेकिंग बिजनेस इम्प्रैक्टिकेबल इज़ ग्राउंड फॉर व्हाट? देखो पहले क्वेश्चंस को हम हिंदी में समझते हैं। परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कंडीशन तोड़ना, और मेकिंग बिजनेस इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है कि बिजनेस चलाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जा रहा है। सो आप सोचो कि कोई पार्टनर रिपीटेडली एग्रीमेंट वॉयलेट कर रहा है, तो मान लो बार बार लॉस करवा रहा है, अकाउंट्स मैनिपुलेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, या इंटेंशनली फॉर्म को डैमेज कर रहा है और उसकी वजह से बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सो ये कवर है सेक्शन 44 में।
सेक्शन 44 कहता है कि कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकती है अगर पार्टनर परसिस्टेंस ब्रीच करे या कंडक्ट ऐसा हो जिससे बिजनेस चलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन नहीं होता, कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 44 के अंडर आता है। नाउ 37 में हमें पूछ रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर गिव्स पब्लिक नोटिस बट फर्म कंटिन्यूज यूजिंग ओल्ड लेटर हेड विद हिज नेम। देखो पंगे कर रहे हैं लोग। रिटायर्ड पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि मैं रिटायर हो गया हूँ, पर फर्म इन्हें चला के पुराना वाला लेटर हेड यूज़ कर रही है जिसमें उस रिटायर्ड पार्टनर का भी नाम है। अब थर्ड पार्टी बेचारी शरीफ, उसको पता ही नहीं है इसके बारे में क्या हो रहा है, तो अब रिटायर्ड पार्टनर के ऊपर क्या पंगा फंसेगा, आपने ये बताना है। देखो पार्टनर रिटायर हो गया, पब्लिक नोटिस दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि पब्लिक नोटिस देने के बाद रिटायर्ड पार्टनर फ्यूचर लायबिलिटी से फ्री हो जाता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या हो गया कि फर्म पुराने लेटर हेड को यूज़ करी जिसमें रिटायर्ड पार्टनर का नाम था और थर्ड पार्टी को रिटायरमेंट का पता ही नहीं है। अब लॉ ये कहता है कि यहाँ अप्लाई होता है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। अगर आपका नाम यूज़ हो रहा है और थर्ड पार्टी को लगता है कि आप पार्टनर हो तो आप लायबल हो सकते हो। सो लॉ थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है हमेशा, इसलिए यहाँ रिटायर्ड पार्टी लायबल होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपके पास, लायबल। ठीक है, सो पब्लिक नोटिस अलोन इनफ नहीं है अगर फर्म मिसलीडिंग अपीयरेंस कर रही हो तो। ठीक है, फिर पंगा फंस सकता है। नाउ क्वेश्चन 38 इज आस्किंग माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स sues partner for accounts before majority. Now he can do what? सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि माइनर फुल पार्टनर नहीं होता। सेक्शन नंबर 30 कहता है कि माइनर सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स ले सकता है। अब सवाल ये है कि क्या माइनर मेजॉरिटी से पहले सूट फाइल कर सकता है? नॉर्मली माइनर स्यू नहीं कर सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। माइनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के अकाउंट्स के लिए सूट फाइल कर सकता है, वो डेजोल्यूशन के लिए नॉर्मली स्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सू फॉर अकाउंट्स। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि माइनर बिफोर मेजॉरिटी ओनली फॉर अकाउंट के केस में ही कैन सू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ये हमें पूछ रहा है वन पार्टनर विदाउट अथॉरिटी एडमिट्स न्यू पार्टनर। नाउ द एडमिशन इज, सो देखो न्यू पार्टनर एडमिट करने के लिए ऑल पार्टनर का कंसेंट ज़रूरी है, ये मेजॉरिटी डिसीजन के मैटर नहीं है। अगर एक पार्टनर बिना अथॉरिटी के न्यू पार्टनर एडमिट कर लेंगे तो वो एडमिशन लीगली इनवैलिड होगा। ठीक है, इसलिए एडमिशन आपकी वॉइड हो जाएगी। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वॉइड। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए अनएनिमस कंसेंट कंपल्सरी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 पूछ रहा है अनरजिस्टर्ड फर्म पार्टनर फाइल सूट अगेंस्ट फर्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। नाउ द सूट इज, देखो ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, यहाँ पर भी सेक्शन 69 आ रहा है। सेक्शन 69 कहता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एनफोर्स नहीं कर सकती और पार्टनर भी फर्म के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के लिए सूट नहीं कर सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है इनके बीच में। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट बैड होते हैं लेकिन टॉर्ट क्लेम्स अलाउड नहीं होते, इसलिए यहाँ सूट जो है वो बैड होगा। ठीक है, आपने याद रखना है अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट सूट जो है इट विल बी बैड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 41। यहाँ पर हमें बोल रहे हैं ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। सी नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए, कोई सेक्रीफाइसिंग का एग्रीमेंट नहीं है। इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने बतानी है कितनी होगी। देखो ये अकाउंटिंग और पार्टनरशिप एडजस्टमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट है और हमने देखा था कि PYQ में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो यहाँ पे 1:1 है और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, फर्म के शेयर में से सी के शेयर को माइनस करके। तो 1 में से 1/5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4/5 रह जाएगा। तो ये रिमेनिंग शेयर किसका है, ए और बी दोनों का। तो इसे ए 4/5 ए का भी है और बी का भी है 4/5,
और ये किस रेशो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे इसे, 1/2 1/2। तो ये कितना आपके पास आ गया, ये आ गया 4/10, ये आपके पास आ गया 4/10। और नए पार्टनर का शेयर आपके पास कितना था, 1/5 था। बेस इक्वल करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/10। तो न्यू रेशो हमारे पास क्या दिख रही है यहाँ पे, 4/4/2। तो इसको आप सेट ऑफ कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2/2, 2/1, ये आपकी बन गई न्यू रेशो। सो अब देखो, इसको पहले मैं हटा देती हूँ बाकी कैलकुलेशंस को। अब हमारे पास ओल्ड रेशो है 1:1 और न्यू रेशो हमारे पास है 2:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो किसकी निकलेगी, ए और बी की। तो ए का आपके पास ओल्ड शेयर कितना आ रहा है, ओल्ड का शेयर है 1/2 माइनस, और न्यू शेयर क्या है 2/5। बी का भी कितना आएगा, 1/2 माइनस 2/5, सेम ही है। तो इसको एलसीएम ले करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया 1/10, बी का भी आ गया 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग आपकी क्या होगी, 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इक्वल आ जाएगी आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, अ पार्टनर कैन रिस्ट्रेन अनदर फ्रॉम कम्पीटिंग बिजनेस। सबसे पहले कंसेप्ट ये समझो कि क्या पार्टनर दूसरे पार्टनर को रोक सकता है कम्पीटिंग बिजनेस करने से। इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 36 में। देखो, ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, जब फर्म चल रही होती है, कोई पार्टनर कम्पीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो फर्म को प्रॉफिट देने पड़ेंगे। ये लीगल एक्शन हो सकता है और ये एक इम्प्लाइड ड्यूटी है। ठीक है, डेजोल्यूशन अगर हो जाती है मान लो, तो डेजोल्यूशन के बाद एक डिफ़ॉल्ट रूल होता है कि पार्टनर फ्री है कम्पीटिंग बिजनेस करने के लिए, तब तक रोक नहीं सकता वो। ठीक है, जब तक स्पेसिफिक अग्रीमेंट ना हो। तो ऑप्शंस को आप देखो, ऑप्शन नंबर ए आपको क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म ओनली। तो जब तक आप फर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो, जब तक डिसॉल्व नहीं हुआ है, तब तक यू कांट डू दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 ये पूछ रहा है, इफ़ पार्टनर कमिट्स फ्रॉड इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, अदर पार्टनर्स आर लायबल टू थर्ड पार्टी। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कंसेप्ट है। ये आता है सेक्शन 10 और सेक्शन 25 का कंबाइंड प्रिंसिपल। अगर एक पार्टनर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है, देखो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में फ्रॉड करता है, जैसे कि मान लो कस्टमर को गलत रिप्रेजेंटेशन दे दिया, या अकाउंट्स मैनिपुलेट कर दिए, या फॉल्स वारंटी दे दी वगैरह कुछ भी, तो फर्म लायबल होगी, इवन अगर बाकी पार्टनर्स को नॉलेज ना भी हो तो भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में एक प्रिंसिपल होता है जो कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर इज़ द एजेंट ऑफ फर्म। सो लॉ हमेशा थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए फ्रॉड यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर पर्सनल कैपेसिटी में होगा तो फर्म लायबल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यस, वो भी लायबल होंगे। ठीक है, सो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओनली इफ़ नॉलेज, इसको टिक कर देते हैं, नॉलेज इररेलेवेंट है अगर यूजुअल कोर्स में फ्रॉड हुआ है तो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 44, इसमें आपको पूछ रहे हैं, इन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन विच रेशो। सो इंसॉल्वेंसी एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है। नॉर्मल रूल ये होता है कि डेफिशिएंसी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन एक फेमस केस था गार्नर वर्सेस मुरे केस। इस केस में बोला था कि डेफिशिएंसी कैपिटल रेशो में बियर होगी अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो। लेकिन इंडियन एग्ज़ाम्स में मोस्टली डिफ़ॉल्ट आंसर पूछा जाता है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहता है, अनलेस अगर आपको स्पेसिफिकली ये केस के बारे में मेंशन किया हो, तो इसलिए आंसर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही रहेगा। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में नो अग्रीमेंट या फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कुछ दिया हो तो कैपिटल रेशियो अप्लाई हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। नाउ 45 क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं विच एक्ट इज़ नॉट विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी इवन इन ट्रेडिंग फॉर्म। सबसे पहले इम्प्लाइड अथॉरिटी का कंसेप्ट समझो। ये सेक्शन 19 के अंडर आता है। ये कहता है कि ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर क्या क्या कर सकता है। मनी बोरो कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, गुड्स को प्लेज कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती हैं, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, आर्बिट्रेशन सबमिट करवाना, पर्सनल गारंटी देना, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शंस को देखो। पहला पूछ रहा है प्लेजिंग गुड्स फॉर फर्म डेट, ये अलाउड है। फिर बोरोइंग मनी, ये भी अलाउड है। एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये अलाउड नहीं है। और ड्राइंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये अलाउड है। तो इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमें पूछ रहे हैं ओवर वैल्यूड गुडविल एट एडमिशन शुड बी डन व्हाट। देखो ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सिचुएशन समझो, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब क्वेश्चन में लिखा है ओवर वैल्यूड गुडविल, इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल को एक्चुअल से ज़्यादा वैल्यू पर बुक्स में शो कर दिया गया है। अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रिंसिपल समझो। गुडविल ओल्ड पार्टनर का एसेट होता है, न्यू पार्टनर को एडमिशन के टाइम पे करेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर गुडविल ओवर वैल्यूड है तो बुक्स में इन्फ्लेटेड एसेट्स शो हो रहा है। सो अकाउंटिंग रूल क्या कहता है कि ओवर वैल्यूएशन को करेक्ट करना होता है। कैसे, गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, और कौन सी रेशो में किया जाता है, उसे ओल्ड रेशो में किया जाता है, क्योंकि एरर तो ओल्ड पार्टनर्स का था, न्यू पार्टनर को अननेसेसरी बर्डन नहीं दिया जा सकता है ना। इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछ रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर विदाउट पब्लिक नोटिस इज लायबल। ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। एक रूल आपने याद रखना है, जब पार्टनर रिटायर करता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी होता है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लॉ क्या कहता है कि वो पार्टनर थर्ड पार्टीज़ के लिए स्टिल पार्टनर ही कंसीडर किया जाएगा, इसलिए वो फ्यूचर लायबिलिटीज़ के लिए भी लायबल रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट हो रही है ना। विदाउट पब्लिक नोटिस बोला गया है, बताया नहीं है थर्ड पार्टी को। और लॉ हमेशा किसको प्रोटेक्ट करता है, थर्ड पार्टी को। तो इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो रिटायर्ड पार्टनर जो है, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो लायबल होगा उन सभी एक्ट्स के लिए जो रिटायरमेंट के बाद हो रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है माइनर इलेक्ट्स नॉट टू बिकम पार्टनर आफ्टर मेजॉरिटी, लायबिलिटी कंटिन्यूज अप टू। मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले समझो सेक्शन 30 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि माइनर को 6 महीने का टाइम मिलता है मेजॉरिटी के बाद डिसाइड करने के लिए। अगर माइनर चूज़ करता है कि नॉट टू बिकम द पार्टनर तो उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी। रूल क्या कहता है, अगर माइनर ऑप्ट आउट करता है तो लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस बड़ा मैंडेटरी है, अगर नोटिस नहीं दिया तो लायबिलिटी कंटिन्यू ही मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी, डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, ये सही आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ 49 क्वेश्चन, इसमें पूछ रहे हैं विच रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डेजोल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंस समझो। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म कंटिन्यू करेगी, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा। और डेजोल्यूशन का मतलब होता है फर्म एंड हो जाएगी। अब ऑप्शन देखो, ए बोल रहा है बिजनेस अनलॉफुल, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर के, खैर यही हमारा सही आंसर भी है। तो अब इसमें आप ये देखो, एडमिशन की वजह से हमारी फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, डिसॉल्व नहीं होएगी, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, इसमें भी डिसोल्यूशन होगी।
कोर्ट डेजोल्यूशन, यहाँ तो ऑब्वियसली डेजोल्यूशन ही होगी, ठीक है। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या कहा जाता है कि फर्म कंटिन्यू करती है, सिर्फ प्रॉफिट रेशो और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, इसलिए ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है, डेजोल्यूशन नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। सो वी आर मिड वे टू अवर मैराथन सेशन। 100 MCQs थे, 50 तक हम पहुँच गए हैं। तो इसी तरह से आप मेरे साथ लगे रहो, अभी हम लोग आगे 50 क्वेश्चंस और करने हैं हमने सॉल्व, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन के साथ अटेंटिवली रहना है आपने। क्वेश्चन 50 आपको बोल रहा है एक्सपल्जन विदाउट एक्सप्रेस क्लॉज इन डीड इज। सो ये सेक्शन 33 का इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। क्या पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है? हाँ, बट एक कंडीशन है, वो ये है कि पार्टनरशिप डीड में एक्सप्रेस क्लॉज होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। अगर डीड में ये क्लॉज ही नहीं है और मेजॉरिटी में किसी पार्टनर को एक्सपेल कर दिया तो क्या होगा, वो एक्सपल्जन जो है वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा, इसलिए वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपल्जन विदाउट एक्सप्रेस क्लॉज हुई थी, तो इसलिए आप हमारा ये जो है इसे वॉइड कंसीडर किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 51, इसमें पूछ रहे हैं फर्म डिसॉल्व्ड कंपल्सरी व्हेन। देखो, सबसे पहले आप कंपल्सरी डेजोल्यूशन का कंसेप्ट समझो। कंपल्सरी डेजोल्यूशन का मतलब होता है लॉ के ऑपरेशन से फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, किसी पार्टनर की मर्जी या एग्रीमेंट का रोल नहीं होता। ये कवर होता है सेक्शन 41 में। सेक्शन 41 कहता है फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व होगी जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। अब ज़रा ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। सो एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती, हाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर हो सकता है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं एनी पार्टनर रिटायर्स, रिटायरमेंट से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, डेजोल्यूशन नहीं। डी बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज है। बी ऑप्शन कह रहा है ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, जब सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए फिर फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। सो सेक्शन 41 जो है वो ऑल इंसॉल्वेंट और अनलॉफुल बिजनेस को ट्रीट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछ रहे हैं पार्टनर्स लेन एग्जिस्ट। सबसे पहले इस लेन का मतलब समझो। लेन का मतलब होता है राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी टिल ड्यूज आर पेड। पार्टनरशिप लॉ में पार्टनर का लेन कब होता है? सेक्शन 51 कहता है कि आफ्टर डेजोल्यूशन पार्टनर को राइट होता है फर्म की प्रॉपर्टी पर लेन का, एडवांसेस के लिए, कैपिटल के लिए, अपना शेयर लेने के लिए। लेन नॉर्मली डेजोल्यूशन अप्लाई होता है, ठीक है, आफ्टर डेजोल्यूशन अप्लाई होता है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन ए में बोला है फॉर पर्सनल डेट, ये गलत। ऑप्शन सी में बोला है आफ्टर डेजोल्यूशन ओनली, सो ये प्रॉपर लीगल स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन बी रह गया, सॉरी, ऑप्शन बी बोल रहा है फॉर एडवांसेस बियॉन्ड कैपिटल, ये सही कंसेप्ट है बट इनकम्प्लीट है। ऑप्शन सी आपको बोल रहा था आफ्टर डेजोल्यूशन ओनली, ये प्रॉपर लीगल स्टेटमेंट है, ठीक है। डी बोल रहा था फॉर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सो ये भी इनकम्प्लीट आंसर है। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, आफ्टर डेजोल्यूशन ओनली, ठीक है, उसका एग्जिस्ट तभी करता है लेन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछ रहे हैं विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के बारे में आपने बताना है क्या सही नहीं है। सो पहले पार्टनरशिप एट विल का कंसेप्ट समझो। ये क्या होता है जिसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती और कोई स्पेसिफिक वेंचर नहीं होता, और डीड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि रिटन डीड मैंडेटरी नहीं होती और पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय गिविंग नोटिस। ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है नो फिक्स ड्यूरेशन, दिस इज ट्रू। नो स्पेसिफिक वेंचर, दिस इज भी ट्रू। रिक्वायर्स रिटन डीड, दिस इज ऑप्शन सी बोल रहा है रिक्वायर, ये गलत स्टेटमेंट हो गया है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और डी बोल रहा था आपको कैन डिसॉल्व बाय नोटिस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन 54, इसमें हमें पूछ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग एट डेजोल्यूशन इज ट्रीटेड एज व्हाट। सो ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, फर्म ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया लेकिन पैसा अभी नहीं मिल रहा है, तो डेजोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा कि क्या वो रियलाइज्ड एसेट मानी जाएगी? नहीं। पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या फिक्टिशियस एसेट है? नहीं। क्या कैपिटल रिजर्व है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या है? वो एक अनसर्टेन एसेट है, इसलिए उसको ट्रीट करेंगे हम कॉन्टीजेंट एसेट। ठीक है, तो पेंडिंग क्लेम क्या माने जाते हैं? कॉन्टीजेंट। और जो रिसीव्ड क्लेम है वो तो रियलाइज्ड माने जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55 ये बोल रहा है पार्टनर यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट मस्ट। तो पार्टनर जो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है किस लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो वो क्या करे? प्रॉफिट शेयर करे, फर्म को कंपनसेट करे, कैपिटल एडजस्ट करे, या कुछ भी ना करे, आराम से बैठ जाए। सो पहले तो ये जानो कि फिड्यूशियरी ड्यूटी का कंसेप्ट है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि टू एक्ट इन अ गुड फेथ। ये सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि अगर पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करे पर्सनल बेनिफिट के लिए तो वो फर्म को कंपनसेट करेगा और वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, उसको पूरा बेनिफिट फर्म को ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट रूल है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर पार्टनर फर्म की कार पर्सनल यूज़ करे और उधर से पैसा कमाए तो वो पैसा फर्म का माना जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, कंपनसेट फर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? विच डज नॉट ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व द फर्म। इनमें से क्या ऑटोमेटिकली फर्म को डिज़ोल्व नहीं करता है? तो सबसे पहले ऑटोमेटिक डेजोल्यूशन का कंसेप्ट समझो। ऑटोमेटिक डेजोल्यूशन कब होती है? जब फर्म किसी स्पेसिफिक कंडीशन के कंप्लीट होते ही खुद से एंड हो जाए विदाउट कोर्ट ऑर्डर। सो ये कवर है सेक्शन नंबर 42 में। सेक्शन 42 कहता है फर्म डिज़ोल्व होगी एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म पे, कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर पे, डेथ ऑफ पार्टनर पे या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर पे। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर अग्रीमेंट में लिखा हो कि डेथ के बाद कंटिन्यू करेगी फर्म तो डेथ से डेजोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है कंप्लीशन ऑफ वेंचर, तो इसमें ऑटोमेटिक डेजोल्यूशन होगी। बी बोल रहा है एक्सपायरी ऑफ टर्म, इसमें भी ऑटोमेटिक डेजोल्यूशन होगी। डी बोल रहा है बिजनेस इलीगल, तो ये तो सेक्शन 41 कहता है कंपल्सरी डेजोल्यूशन करो। अब ऑप्शन नंबर सी आपको बोलता है डेथ, तो इफ़ अग्रीड अदरवाइज। सो यहाँ पर ये जो फ्रेज लिखा ना इन्होंने, इफ़ अग्रीड अदरवाइज, इस वजह से अगर अग्रीमेंट में कंटिन्यूशन क्लॉज है तो डेथ से फर्म डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन 42 ऑटोमेटिक डेजोल्यूशन की बात करता है बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी। नाउ 57 क्वेश्चन ये पूछ रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी इन नॉन ट्रेडिंग फर्म इंक्लूड्स व्हाट। सबसे पहले ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग फर्म का डिफरेंस समझो। ट्रेडिंग फर्म क्या करती है? बाइंग, सेलिंग, कमर्शियल एक्टिविटी। नॉन ट्रेडिंग फर्म कौन सी होती है? प्रोफेशनल फर्म, सर्विस बेस्ड फर्म, जैसे लॉयर फर्म या डॉक्टर्स वगैरह। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 19 कहता है पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस तक लिमिटेड होती है। ट्रेडिंग फर्म में इम्प्लाइड अथॉरिटी वाइड होती है, जैसे कि बोरोइंग, ड्राइंग बिल्स या प्लेजिंग गुड्स। लेकिन नॉन ट्रेडिंग फर्म में बोरोइंग मनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, ड्राइंग बिल भी नहीं है। सो आर्बिट्रेशन सबमिट करना भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। लेकिन एम्प्लॉइंग स्टाफ ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, हर फर्म को एम्प्लॉइज चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 ये पूछ रहा है जॉइंट लायबिलिटी मीन्स व्हाट। सो ये सेक्शन 25 का कंसेप्ट है। पार्टनर जॉइंटली लायबल होते हैं फर्म के एक्ट्स के लिए। जॉइंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मतलब सब पार्टनर्स मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं होता जब तक लीगल स्टेप फॉलो ना करें। रिटायरमेंट के बाद भी अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लायबिलिटी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं हम। ए बोल रहा था आफ्टर एसेट्स एग्जॉस्टेड। सो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉस्शन का कंसेप्ट है। ठीक है,
ऑप्शन बी बोल रहा है इन कैपिटल रेशो, ये भी गलत है। सी बोल रहा है लिमिटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी गलत है। जॉइंट लायबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रिटायरमेंट से ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं होता। तो ऑप्शन सी डी जो है, नो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज आफ्टर रिटायरमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59, इफ डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। सो ये सेक्शन 13 का कंसेप्ट है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है तो क्या पार्टनर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है? देखो, इंटरेस्ट अलाउड होता है ओनली इफ प्रॉफिट्स हो, रेट फिक्स नहीं है ऑटोमेटिकली, और इंटरेस्ट लॉस के टाइम नहीं दिया जाता। इसलिए रूल क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंडीशनल होता है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% होता है, वो आपने याद रखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 60, इसमें हमें पूछ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी मीन्स व्हाट। सो ये पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ही म्यूचुअल एजेंसी पर बेस्ड है। देखो, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है कि हर पार्टनर एजेंट भी है, पार्टनर भी है। जब वो दूसरों के बिहाफ पर एक्ट करता है तब वो एजेंट है, जब दूसरे उसके बिहाफ पर एक्ट करते हैं तब वो प्रिंसिपल है। इस वजह से फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। कंपनीज में सेपरेट एंटिटी होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये सही आंसर है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी यही कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स एज रिपेमेंट ऑफ लोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में कंफ्यूज करता है। यहाँ एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी को प्रॉफिट सिर्फ लोन के रिपेमेंट के लिए शेयर किया जा रहा है तो क्या इसे पार्टनरशिप का रिलेशन बन जाता है? देखो, पार्टनरशिप बनने के लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करे। अगर प्रॉफिट सिर्फ लोन के रिपेमेंट के लिए दिया जा रहा है तो वो रिपेमेंट ऑफ डेट है, पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को 10,000 का लोन दे दिया मान लो, और बोला कि तुम्हारे बिजनेस का ना जो 10% प्रॉफिट है ना वो लोन रिपेमेंट के लिए मिलेगा। अब यहाँ बी जो है वो पार्टनर नहीं हुआ, सिर्फ लोन के रीपेमेंट प्रॉफिट के थ्रू हो रहा है उसको। ठीक है, तो इसलिए कंक्लूजन यही है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये ट्रू, ये बात बोल रहा है कि यस दिस इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर थर्ड पार्टी नो रिटायरमेंट लोन इज गिवन। नाउ द रिटायर्ड पार्टनर इज व्हाट। सिनेरियो को समझो, पार्टनर आपका रिटायर है, ठीक है, पब्लिक नोटिस भी दे दिया गया है, तभी तो थर्ड पार्टी को पता है ना, और थर्ड पार्टी भी अवेयर है कि वो रिटायर हो गया है। तो वैसे पार्टनरशिप एक्ट के रूल के हिसाब से रिटायर्ड पार्टनर की लायबिलिटी कंटिन्यू नहीं होती इफ थर्ड पार्टी न्यू द रिटायरमेंट। अगर थर्ड पार्टी अनअवेयर होता तब तक तो वो लायबल रहेगा अंटिल पब्लिक नोटिस। ठीक है, मान लो ए रिटायर हो गया, बी और सी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को पता है कि ए रिटायर हो गया, अगर लोन लिया जाए तो ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, सो इस केस में रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछ रहे हैं एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स बिकम्स व्हाट। सो यहाँ पे पार्टनर ने कोई एक्शन लिया जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है ना, एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी। अब सब पार्टनर ने उस एक्शन को क्या कर दिया, रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक्शंस को अप्रूव कर दिया आफ्टर द फैक्ट, मान लिया हाँ भाई चल कोई बात नहीं, कर दिया इसने। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है, एक्ट को शुरू से ही वैलिड माना जाएगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पार्टनर एक्स ने सप्लायर से एक्स्ट्रा गुड्स ऑर्डर कर लिए बिना कंसेंट के, बाद में सब पार्टनर्स ने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, मंगवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्शन है वो ओरिजिनल से ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वैलिड रेट्रोस्पेक्टिवली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64, ये आपको बोल रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के बारे में बोल रहे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो एक बार और क्विकली रिकैप करते हैं। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या था, जिसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती और कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन क्लॉज नहीं होता, और वो डिज़ोल्व हो जाती है जस्ट बाय गिविंग नोटिस। ठीक है,
एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि रिटन डीड मैंडेटरी नहीं है, ओरल भी हो सकती है, इसलिए जो ऑप्शन कहता है कि रिक्वायर्स रिटन डीड तो वो रॉन्ग है। ऑप्शन सी देख लो, रिक्वायर्स रिटन डीड, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। 65 बोल रहा है नॉन ट्रेडिंग फर्म, पार्टनर बोरोज, थर्ड पार्टी इज ऑनेस्ट, द फर्म इज नाउ व्हाट। सो नॉन ट्रेडिंग फर्म ने बोरोइंग का इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होता है। अगर पार्टनर ने बोरोइंग की और थर्ड पार्टी कैसी है आपकी, ऑनेस्ट, गुड फेथ में, स्टिल फर्म बाउंड नहीं होती अनटिल रेटिफाइड। सो ट्रेडिंग फर्म में तो इम्प्लाइड अथॉरिटी कंसीडर होती है, नॉन ट्रेडिंग फर्म में रेटिफिकेशन के बिना लायबिलिटी नहीं होती, तो नॉट बाउंड ही सही आंसर रहेगा आपके पास। ओके, नाउ क्वेश्चन 66, इसमें बोल रहे हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट लीड्स टू व्हाट। देखो अगर सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म के पास कौन से रिसोर्सेज बचे, एसेट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी, बिजनेस कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67, ये बोल रहे हैं माइनर फेल्स टू गिव नोटिस आफ्टर मेजॉरिटी, लायबिलिटी बिकम्स व्हाट। सो माइनर को मेजॉरिटी के बाद 6 महीने के अंदर डिसीजन देना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। अगर नोटिस नहीं दिया तो माइनर को ओरिजिनल एडमिशन से फुल पार्टनर माना जाता है, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है उसकी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, और कैसे, रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, अनलिमिटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, जब से वो आया था तब से। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, ये बोल रहा है पार्टनर प्रॉफिट फ्रॉम कंपीटिंग बिजनेस, व्हाट इज़ द रेमेडी। अगर पार्टनर सीक्रेटली कंपीटिंग बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा है तो फर्म के इक्विटी राइट के हिसाब से यू हैव टू क्लेम दोज प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी क्रिमिनल केस वगैरह कुछ नहीं होता इस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इसमें बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन आफ्टर फाइलिंग सूट। देखो अगर फर्म आपकी अनरजिस्टर्ड है और सूट ऑलरेडी फाइल्ड है तो स्टैट्यूटरी डिफेक्ट होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बाद में कराने से प्रीवियस सूट वैलिड नहीं होगा, नया सूट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी डज नॉट क्योर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, ये पूछ रहा है विच रिक्वायर्स अनएनिमस कंसेंट, ठीक है। तो देखो एडमिशन के टाइम सब पार्टनर्स को अप्रूव करना होता है। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस के केस में क्या है कि अनएनिमस कंसेंट मैंडेटरी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के केस में क्या होता है, इसमें भी कंसेंट चाहिए एक्सेप्ट माइनर एडजस्टमेंट। तो ये तो सारे ही सही बन रहे हैं, तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछ रहे हैं ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स शेयर ड्यूरिंग सबसिस्टेंस कैन डू व्हाट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर शेयर मतलब अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है तो फर्म चल रही है, सबसिस्टेंस बोल रहे हैं ना, सबसिस्टेंस ऑफ फर्म। तो ट्रांसफरी का लीगल स्टेटस क्या होगा, देखो ध्यान दो, पार्टनर नहीं बनता है ऑटोमेटिकली, फर्म का इंटरनल मैनेजमेंट पार्टनर की कंसेंट से ही चलता है, ठीक है। ट्रांसफरी को सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिल सकता है, ट्रांसफरी को मैनेजमेंट राइट भी नहीं मिलते, मतलब वो फर्म की डेली डिसीजन में भाग नहीं ले सकता। वहीं इंस्पेक्शन या अकाउंट्स डिमांड करना भी डिपेंड करता है अगर फर्म डीड में एक्सप्लिसिटली लिखा हो, वरना ट्रांसफर सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही इंटाइटल्ड होता है और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है फर्म अनलॉफुल ड्यू टू लॉ चेंज लीड टू। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग फर्म सडनली अनलॉफुल हो गई, इलीगल हो जाती है ड्यू टू चेंज, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब किसी लॉ में ऐसा बदलाव कि फर्म का बिजनेस ही इलीगल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में एक्ट ने क्लियरली कहा है कि फर्म ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाती है और कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। सो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट या एग्रीमेंट पॉसिबल है अगर पार्टनर पहले ही कुछ डिसाइड कर लें, लेकिन
लॉ के कारण फर्म इलीगली ऑपरेट नहीं कर सकती। सो ऑप्शन नंबर सी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लॉ चेंज हो रहे हैं, बिजनेस इलीगल बन गया है, तो डिसोल्यूशन कंपल्सरी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, ये बोल रहा है म्यूचुअल एजेंसी इम्प्लाइज व्हाट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर पार्टनर दूसरों का एजेंट भी होता है। अगर ए और बी पार्टनर हैं और ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बी भी लीगली बाउंड है, यानी पार्टनर्स एक्ट एज अ प्रिंसिपल और एजेंट दोनों। ठीक है, तो ये की कंसेप्ट है पार्टनरशिप लॉ का, तो बोथ रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। 74 क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टनर एक्सपेल्ड विदाउट क्लॉज। फर्म डीड में अगर एक्सप्लिसिट क्लॉज नहीं है एक्सपल्जन का, तो ऑटोमेटिक एक्सपल्जन पॉसिबल नहीं है। पार्टनर को बिना रीज़न या क्लॉज के निकालना वॉइडेबल माना जाता है, मतलब कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और पार्टनर वापस आ सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये वॉइडेबल है। नो क्लॉज तो एक्सपल्जन इज वॉइडेबल। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज लायबल। मतलब जब पार्टनर मर जाए तो फर्म कंटिन्यू होती है अगर डीड में लिखा है। डिसीज पार्टनर की स्टेट लायबल रहती है सिर्फ किसके लिए, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस के लिए, मतलब वो सब एक्ट जो उसके डेथ से पहले हुए हैं उनके लिए। ठीक है, पब्लिक नोटिस तक अगर फर्म नाम में पार्टनर का नाम यूज़ है, थर्ड पार्टीज को पता नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, फॉर एक्ट्स बिफोर डेथ ओनली। ठीक है, डिसीज पार्टनर की स्टेट लायबिलिटी है, पुराने एक्ट्स तक, फ्यूचर एक्ट्स के लिए नहीं चलेगी वो। 76 क्वेश्चन पूछ रहा है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट, तो ये सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है, अनरजिस्टर्ड फर्म की लिमिटेशंस। ठीक है, तो कंपनी कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, सेट ऑफ क्लेम बियॉन्ड 100 नॉट अलाउड, थर्ड पार्टी कैन स्यू अनरजिस्टर्ड फर्म। सो आपके पास बोथ ए एंड सी दोनों सही ऑप्शंस बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 77, ये बोल रहा है स्पेसिफिक वेंचर कंप्लीटेड नो न्यू अग्रीमेंट। मतलब स्पेसिफिक पार्टनरशिप का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट कंप्लीट, नो कंटिन्यूशन क्लॉज, फर्म विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट कोई हो गया, वेंचर कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा नया सच एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म आपकी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, ये क्या बोल रहा है, परसिस्टेंट ब्रीच ग्राउंड फॉर, अगर पार्टनर एग्रीमेंट ब्रीच करता है रिपीटेडली जिससे बिजनेस इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, पार्टनर्स कैन अप्रोच कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन, सेल्फ नोटिस से डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर डिस्क्राइब्ड एज, पार्टनरशिप में पार्टनर का लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होता है, मतलब थर्ड पार्टी किसी एक पार्टनर से भी पूरा क्लेम रिकवर कर सकती है, पार्टनर इंटरनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे बाद में से। ठीक है, तो जॉइंट एंड सेवरल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, ये आपको बोल रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखो, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब पार्टनर की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करने की अथॉरिटी, सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड यूजेज ऑफ बिजनेस। रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई इंटरनली, लेकिन थर्ड पार्टी अनअवेयर है तो फर्म आपकी बाउंड रहती है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिट अथॉरिटी चाहिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। ठीक है, सो ऑप्शन सी नेचर एंड यूजेज ऑफ बिजनेस इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप का रियल टेस्ट क्या है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर या कैपिटल कंट्रीब्यूट करना ही पार्टनरशिप का प्रूफ है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कि म्यूचुअल एजेंसी ही ट्रू टेस्ट है, मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स द फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग में एग्जिस्ट इवन इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी नहीं है, रिटन एग्रीमेंट हेल्पफुल है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहे हैं डिसीजिव फैक्टर इन डिटर्मिनिंग पार्टनरशिप। सो यहाँ फोकस है प्रैक्टिकल रियलिटी ना कि फॉर्मेलिटीज़ पे। कोर्ट देखेंगे कि रियल रिलेशन क्या है, क्या पार्टीज़ ने म्यूचुअल एजेंसीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग का इंटेंशन रखा है,
सिर्फ नाम या डीड में लिखना या इक्वल प्रॉफिट शेयर ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप हो, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी रियल रिलेशन बिटवीन पार्टीज ये होना ज़रूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछ रहे हैं पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई फर्म फॉर लॉस कॉज्ड बाय, मतलब अगर पार्टनर ने केयरलेसनेस या डेलिबरेटली नेग्लिजेंस की फर्म को लॉस हुआ तो विलफुल नेग्लेक्ट या फ्रॉड के अंतर्गत पार्टनर जो है लायबल होगा फर्म को कंपनसेट करने के लिए। एरर ऑफ जजमेंट या जेन्युइन बिजनेस रिस्क है तो पार्टनर लायबल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है विलफुल नेग्लेक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस एग्जिस्ट। देखो, बाय डिफॉल्ट पार्टनर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट अनलेस एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्ट्स। कैपिटल कंट्रीब्यूशन या रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, एक्टिव पैसिव स्टेटस मैटर नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ठीक है। नाउ 85 क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एब्सेंट अग्रीमेंट। सो सेक्शन 13 कहता है कि अगर कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट एग्रीमेंट में नहीं है तो इंटरेस्ट पेबल नहीं है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो नॉट पेबल इज द करेक्ट आंसर। ओके, 86 क्वेश्चन, सीक्रेट प्रॉफिट मस्ट बी, बहुत बार अब हमने ये लाइन पढ़ ली है, प्रॉफिट पार्टनर ने अगर सीक्रेटली कमीशन या प्रॉफिट अर्न किया है विदाउट कंसेंट ऑफ द फर्म तो उसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। फर्म को फुल अकाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट क्लेम करने का राइट है, इग्नोरिंग या पार्शली कंपनसेशन अलाउड नहीं है, सो इट नीड्स टू बी अकाउंटेड फुली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, इसमें आपको पूछ रहे हैं पार्टनर इज एजेंट ऑफ, पार्टनर किसका एजेंट है। देखो, म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ फर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस। एक्ट ऑफ पार्टनर बाइंड्स द फर्म, नॉट पर्सनल एक्ट्स अनरिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, थर्ड पार्टी डील विद फर्म, नॉट द रजिस्ट्रार नॉट इन्वॉल्व। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फर्म फॉर बिजनेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 88, इसमें पूछ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स थर्ड पार्टी। पार्टनर की इंटरनल रिस्ट्रिक्शन थर्ड पार्टी अनअवेयर को बाइंड नहीं करती, लेकिन अगर थर्ड पार्टी अवेयर हो, रिस्ट्रिक्शंस वैलिड हो तो अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड फॉर्म पर इफेक्ट सेम रहता है, ठीक है, ऑप्शन बी इफ अवेयर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, ये बोल रहा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनरशिप में जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, मतलब थर्ड पार्टी किसी भी एक पार्टनर से पूरा क्लेम कर सकती है, पार्टनर्स इंटरनली प्रॉफिट रेशो में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जॉइंट एंड सेवरल विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, ये पूछ रहा है माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स हैज़, देखो माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स मतलब एंटाइटल टू प्रॉफिट शेयर लेकिन नॉट अ फुल पार्टनर अंटिल मेजॉरिटी एंड इलेक्शन। So right to inspect book is allowed. No automatic status depends on choice at majority. So option B, right to inspect book is the correct answer, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं। ये बोल रहा है होल्डिंग आउट अप्लाइज व्हेन, होल्डिंग आउट कब अप्लाई होती है। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट जो है ये सेक्शन 28 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को या किसी और को पार्टनर दिखाता है और थर्ड पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन में विश्वास कर लेती है तो फर्म लायबल होती है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। मतलब दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन और एक रिलायंस। तो ये मिल रहा है हमें, देखो रिप्रेजेंटेशन भी और रिलायंस भी, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी बोथ पे, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, सॉरी मिस हो गया था। क्वेश्चन 92 पूछ रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रिक्वायर्स व्हाट। सो अगर नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सिर्फ मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर की अनएनिमस कंसेंट ज़रूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रार या कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं एडमिशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी अनएनिमस कंसेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 93, ये पूछ रहा है रिटायरिंग पार्टनर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम फ्यूचर लायबिलिटी। मतलब रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनर की फ्यूचर लायबिलिटी से डिस्चार्ज तभी पॉसिबल है जब पब्लिक नोटिस दे दिया हो ताकि थर्ड पार्टी अवेयर हो या थर्ड पार्टी एग्रीमेंट हो, स्पेसिफिकली लायबिलिटी वेव कर दी गई हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं होता, अगर पार्टीज अनअवेयर हैं तो लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है, ठीक है।
तो अग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी भी हो, ओनली पब्लिक नोटिस भी हो, दोनों ही चलेगा, तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 94 आपको क्या बोल रहा है, वैलिड एक्सपल्जन रिक्वायर्स व्हाट। वैलिड एक्सपल्जन क्या रिक्वायर करता है। देखो, एक्सपल्जन के लिए फर्म डीड में एक्सप्रेस प्रोविजन होना चाहिए, डिसीजन मेजॉरिटी पार्टनर्स की होनी चाहिए और गुड फेथ में होनी चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, तभी एक्सपल्जन वैलिड होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल कंडीशंस। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 95 में बोल रहे हैं डेसोल्यूशन मीन्स व्हाट। डेसोल्यूशन क्या है, कंप्लीट एंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स। इट इज़ नॉट जस्ट रिटायरमेंट या चेंज इन रेशियो, ठीक है, इट इज़ कंप्लीट एंड। सो रिटायरमेंट या एडमिशन में तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, डेसोल्यूशन नहीं होता, और लीगल क्लोजर ऑफ बिजनेस और फर्म में डेसोल्यूशन होता है। सो ऑप्शन सी, एंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछ रहे हैं कंपल्सरी डेसोल्यूशन व्हेन। कंपल्सरी डेसोल्यूशन कब होती है। देखो, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, तो फर्म कैन नॉट कंटिन्यू, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कंपल्सरी डेसोल्यूशन। अच्छा, अगर बिजनेस बिकम अनलॉफुल, इलीगल, तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी डेसोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। 97 में पूछ रहे हैं अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट, क्या नहीं कर सकती है। तो ये सेक्शन 69 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर क्या है कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बट इट कैन बी स्यूड एंड लीगली एग्जिस्ट एंड कैरी बिजनेस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्यू टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 98 ये पूछ रहा है जी, ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स गेट व्हाट। जब पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफरी प्रॉफिट का हक पा सकता है। मैनेजमेंट राइट या फुल पार्टनर स्टेटस नहीं मिलता ऑटोमेटिकली। इंस्पेक्शन राइट जो है वो ऑप्शनल रहता है, डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। तो फिलहाल सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, प्रॉफिट शेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 ये पूछ रहे हैं पार्टनरशिप एट विल एग्जिस्ट व्हेन, कब एग्जिस्ट करती है। हमने बहुत बार पढ़ लिया पार्टनरशिप एट विल के बारे में, अब आपको याद हो जाना चाहिए। कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है और टर्मिनेशन क्लॉज नहीं है, रिटन डीड ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, दोनों कंडीशन मिलकर डिफाइन करती है पार्टनरशिप एट विल को। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, फाइनली इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। persistent breach making business impractical is ground for। अगर पार्टनर रिपीटेडली ब्रीच करता है, बिजनेस प्रैक्टिकली रन नहीं हो पा रहा, तो ग्राउंड फॉर डेसोल्यूशन बाय कोर्ट के सेक्शन 44 सी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस या ऑटोमेटिक डेसोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सपल्जन अनलोन इनसफिशिएंट होती है। तो हमें क्या चाहिए, डेसोल्यूशन बाय कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, so by this we end our today's marathon on partnership by completing 100 MCQs। ठीक है, तो अब टॉपिक वाइज 100 MCQs आप लोगों को अगर मैं प्रेजेंट करूँगी तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो कि जिस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो मैराथन सेशन की आए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।